सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग का वो अंधेरा कोना जहां पर शायद वक्त की आवाज नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, मैंने अपने करियर में बहुत सारे लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस किए हैं। दिमाग के किस हिस्से में कौन सा राज छिपा है और एक आत्मा में कौन सा दर्द छिपा है, कौन सा जख्म छिपा है, इसके बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। पर कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जो कि एक थेरेपिस्ट को भी अंदर तक हिला कर रख देते हैं। आज मैं आपको विनीता के बारे में भी कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ। एक ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही की हदों को तोड़ देगा। मेरे पास एक क्लाइंट आती है जिनका नाम विनीता है। वो मेरे पास एक बहुत ही अजीब सी परेशानी लेकर आती है। विनीता को ऊंचाई से डर लगता था, पर ध्यान दीजिएगा कि विनीता का ये डर कोई नॉर्मल डर नहीं था। ये एक पैरालाइजिंग फोबिया था। तीसरी मंजिल की खिड़की के पास खड़े होते ही मानो जैसे उसकी सांसें उखड़ सी जाती थी, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते। और सबसे अजीब बात तो ये है, हर साल अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में उसकी जो एंजाइटी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। ऐसा क्या राज छुपा था अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में? ऐसा क्या राज छुपा था खिड़की के पास खड़े होने में? ऐसा क्या वजह थी जिसकी वजह से उसे ऊंचाई से डर लगता था? यही सब जानने के लिए हम आज एक सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उसे बार बार एक ही सपना आता था, एक ही डर लगता था। उसे ऐसा नजर आता था जैसे कि हवा में गिर रही है वो, ऊंचाई से निचाई की तरफ, और अपने सर के पिछले हिस्से में एक बेहद तेज और बर्दाश्त ना हो पाने वाले दर्द को वो बार बार महसूस करती थी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये शायद कोई बचपन का ट्रॉमा होगा, कोई बचपन का ट्रॉमा, कोई भूली हुई घटना जो शायद आज उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक डर के रूप में बैठ गई थी। तो जब मैंने उसे ट्रांस में ले जाना शुरू किया तो वक्त के पन्नों ने जो कहानी खोली उसने मेरे खुद के रोंगटे खड़े कर दिए। जब विनीता डीप ट्रांस में गई तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ पर हो? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसकी आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आवाज ऐसे थी जैसे कि किसी टीनेजर की होती है, किसी एक जवान से बच्चे की होती है जो शायद 20 साल का होने वाला है या 20 साल से कम है। उसी के साथ साथ उसकी आवाज में एक्साइटमेंट भी नजर आ रहा था, एक्साइटमेंट भी झलक रहा था। उसने कहा, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में अपने घर पर। जब मैंने पूछा उसका घर कहाँ पर है तो उसने नाम लिया तुलसी अपार्टमेंट्स 5th फ्लोर। इसके आगे उसने बोला कि उसे अपने कुछ दोस्तों की आवाजें आ रही हैं। जब मैंने आगे पूछा कि उसके कौन से दोस्तों की आवाजें आ रही हैं, वो आवाजें कहाँ से आ रही हैं, उसने बताया कि उसके लिविंग रूम से नीता और शाम की आवाजें आ रही हैं। आगे उसने कहा कि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। एक थेरेपिस्ट होने के नाते तो मैं समझ सकता हूँ कि वो किसी अपार्टमेंट तक पहुँच गई है, पर क्योंकि इस अपार्टमेंट का नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था, ये नीता का नाम, ये शाम का नाम, ये कुछ सुने सुने से नाम लग रहे थे। उसके बाद मेरा ध्यान एकदम अलर्ट सा हो गया। आगे मैंने पूछा, तुमने क्या पहना है? तुम्हें पूरा देश क्यों जानता है? वो ट्रांस में थी और ट्रांस में रहते रहते ही उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आई। आगे उसने कहा, मैंने एक बहुत सिंपल सी ड्रेस पहनी हुई है। इसके आगे उसने बताया कि आज वो बहुत थक गई है, वो शूट से आने के बाद थका हुआ महसूस कर रही है। आगे उसने बताया कि उसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, और उसने ये भी बोला कि अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आगे उसने बताया कि मेरे तो बहुत से सपने हैं, मैं अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ हवा चाहिए, मैं चाहती हूँ कि बाहर की ताज़ी हवा ले सकूं। बहुत संभलते हुए मैंने अगला सवाल पूछा, खिड़की के पास क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, डरना मत, तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हो। इसके बाद अचानक ही विनीता की सांसें तेज होने लगी, भारी होने लगी। उसने अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया। उसकी आवाज में घबराहट थी। आगे उसने कहा, मैं लज पर बैठ रही हूँ, मुझे वहां पर बैठना, बाहर का नजारा लेना, ठंडी हवा को महसूस करना बहुत पसंद है। आगे उसने बताया कि उसकी मेड अमृता अभी किचन में है
इससे आगे उसने कहा कि मैं पीछे मुड़कर अमृता से कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैंने फिर से पूछा, आगे क्या हुआ? विनीता रिक्लाइनर के ऊपर बुरी तरह से तड़पने लगी। वो लगभग चीखते हुए बोली, मेरा हाथ फिसल गया, वहाँ कोई ग्रिल नहीं है। मैं कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ हाथ नहीं आ रहा। मैं इस समय हवा में हूँ। जमीन बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। तड़पते हुए उसने कहा, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। इसके आगे उसने कहा, मैं गिर रही हूँ और कुछ समय बाद अंधेरा, सुनसान अंधेरा। इसके बाद उसने कहा, बहुत तेज दर्द हो रहा है सर के पीछे। और कुछ देर के बाद उसने कहा, सब खत्म, सब खत्म। उसके शरीर में अब झटके से आने लगे। मुझे उसे तुरंत वहां से निकालना था। मैंने तुरंत ही कमांड देते हुए उसे कहा, विनीता तुम वहां नहीं हो, वो वक्त गुजर चुका है। तुम इस समय इस मेडिटेशन सेंटर में हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। सेशन के बाद जब विनीता को होश आया तो वो बुरी तरह से रो रही थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना उसके अंदर का कोई गुबार बाहर निकल गया हो। अब वो जानना चाहती थी कि आखिर वो थी कौन, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, इस सब का विनीता के साथ क्या संबंध है, यही जानना चाहती थी वो। मैंने तुरंत ही उसको सब कुछ नहीं बताया, पर मेरे दिमाग में कहीं न कहीं एक एक कर कड़ियां जुड़ चुकी थी। मुंबई, तुलसी अपार्टमेंट्स, 5th फ्लोर, नीता, शाम, मेड अमृता और वो अचानक खिड़की से गिर जाना। ये पास्ट लाइफ किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि 90s में सबसे मशहूर, सबसे कामयाब बॉलीवुड स्टार दिव्या भारती की थी। पर इस कहानी का सबसे चिलिंग हिस्सा, सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी था। जब विनीता इस सेशन के खत्म होने के बाद, अपने आप को संभालने के बाद, अपने बैग को उठाकर हमारे ऑफिस से जाने लगी, तो मैंने उसे कुछ समय के लिए रोका। मैंने कहा, विनीता तुम जब आई थी तो तुमने मुझे बताया था कि अप्रैल के पहले हफ्ते में तुम्हारी एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तुम्हारे काबू में नहीं रहती, तुम्हारा दम घुटने लगता है। इस समय तक मैं गूगल कर चुका था। मैं जान चुका था कि दिव्या भारती की डेथ 5 अप्रैल को हुई थी। अब मैंने उसे कहा कि तुम गूगल करके देखो। अब मैंने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हारा नाम विनीता के बजाय कुछ और नाम लूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो एकदम शांत होकर खड़ी थी। वो समझ नहीं पा रही थी। वो अभी भी जानना चाहती थी मैं कह क्या रहा हूँ, मैं इसके आगे क्या कहना चाहता हूँ। इसके आगे मैंने उसे विनीता नहीं बल्कि दिव्या कहा, दिव्या भारती कहा। मैंने आगे उसे बताया कि तुलसी अपार्टमेंट, 5th फ्लोर, नीता, शाम, अमृता, 5 अप्रैल, इस सब का विनीता के साथ या फिर कहें कि दिव्या भारती के साथ क्या संबंध है। मैंने उसे बताया कि दिव्या भारती की मृत्यु 5 अप्रैल के दिन हुई थी। विनीता एकदम शांत खड़ी रह गई। पूरा का पूरा कमरा मानो जैसे सुन सा पड़ गया था। इस सब के बाद मैंने विनीता से अपना आखिरी सवाल पूछा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें अपने सपने में सर के ठीक पीछे ऑक्यूपिटल एरिया में दर्द होता है? क्या वहां पर कोई निशान है? ये सवाल सुनने के बाद विनीता के चेहरे से मानो जैसे रंग सा उड़ गया। उसके हाथ पैर थोड़ा थोड़ा कांपने से लगे। उसने धीरे से अपने बालों को अपने ऑक्यूपिटल एरिया से हटाया। उसके सर के ठीक पीछे स्कल के बेस पर एक बहुत ही गहरा, अजीब सा लाल से रंग का बर्थमार्क था। साइंस में इयान स्टीवनसन जैसे बड़े रिसर्चर ये प्रूव कर चुके हैं कि पास्ट लाइफ के फेटल वुंड्स या जानलेवा चोट नई जिंदगी में अक्सर बर्थमार्क्स बनकर उभर आते हैं। दिव्या भारती की मौत सर के उसी पिछले हिस्से में सीवियर फ्रैक्चर की वजह से हुई थी। उस दिन मेरे मेडिटेशन सेंटर में उस शांत कमरे में मुझे फिर से यकीन हो गया कि आत्मा कभी नहीं मरती। वो वक्त के समुद्र में बस अपने पुराने निशान साथ में लिए आती हैं, और वो बार बार तब तक आती हैं जब तक उन्हें उनके अधूरे जवाबों से मुक्ति नहीं मिल जाती। क्या आपको भी किसी चीज से एक अनजाना सा डर लगता है? सोचिए जरूर, क्या पता शायद वो डर इस जिंदगी का हो ही ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपको
इस बात पे विश्वास दिलाने में बहुत सहायक साबित होगा कि आत्मा की यात्रा हमेशा चलती रहती है। आत्मा कभी मरती नहीं। आप ये भी समझ पाए होंगे कि अगर हमारे मन में कोई डर है, अगर हमारे शरीर पर कोई बर्थ मार्क है, तो इसका जवाब ज़रूर हमारे किसी पास्ट लाइफ में हो सकता है। कुछ पास्ट लाइफ्स बहुत नज़दीकी होती हैं, जिनके प्रमाण बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पर कुछ पास्ट लाइफ्स बहुत पुरानी भी हो सकती हैं। इससे आगे तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वहीं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day. Take care. Goodbye.